बिहार के मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय से मैं विनोद कुमार सिंह हिंदी विभाग में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो बातचीत है वो आप सब जानते हैं कि इतिहास में प्रगतिवाद पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कल की बातचीत हुई कि आखिर साहित्य में इतना क्रोध क्यों दिखता है। कल हम लोगों ने बातचीत की है इस पर कि आखिर प्रगतिवाद में इतना क्रोध क्यों, छायावाद में दुख दिखता है, आंसू है, पीड़ा है, दर्द है। वहीं आप देखेंगे तो भक्ति काल में दया दृष्टि है, रीति काल में आप देखेंगे तो भोग विलास है। सभी कालों का अपना एक महत्व है और उन कालों का एक विशेषता है। लेकिन जब हम प्रगतिवाद पे बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं पे चर्चा जारी है। आप देखते हैं कि इस विशेषता में यदि कुछ हम पाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर है कि इस विशेषता ने कम से कम मनुष्य को एकजुट किया। कैसे, आज इस पर बातचीत करेंगे। प्रगतिवाद में समानता ना, इस पर आज बातचीत होगी। तो आप देखेंगे कि प्रगतिवाद के रचनाकारों ने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्क्स का दूसरा नाम मार्क्सवाद है और वाद का अर्थ मैंने बताया ही बार बार कि विचार होता है। तो मार्क्स के विचारों से मार्क्सिज्म पैदा हुआ और उस मार्क्सिज्म से कहा जा सकता है कि वही पृष्ठभूमि थी प्रगतिवाद की। आप जानते हैं कि केवल पृष्ठभूमि ही नहीं थी बल्कि हम कह सकते हैं कि मार्क्स का साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। अब ये प्रगतिवाद कैसे पैदा हुआ, तो प्रगतिशीलता से। प्रगतिशीलता के बारे में अगर हम जानें तो हम देखते हैं कि इसी प्रगतिशीलता ने निश्चित रूप से तय किया कि प्रगति किसी राजकुमार, किसी जिम्मेदार, किसी बड़े व्यक्ति का ही नहीं बल्कि एक अनाथ का, एक कमज़ोर का, एक असहाय का, गरीब, मजदूर या स्त्री तथा दलित, दबे कुचले लोग, ऐसे कमज़ोर लोगों का जिनका समाज में अपना एक अस्तित्व बनाने का संघर्ष चल रहा है, ऐसे को पटल पे लाने का काम प्रगतिवाद ने किया। आप जानते हैं प्रगतिवाद में मार्क्स ने पहली बार, जब जर्मन में क्रांति हुई और पहली क्रांति मार्क्स की जब बहुत भयंकर छिड़ गई, तो मार्क्स पहली बार जब बाहर आए घर से और लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने क्या किया था कि शर्ट को अंदर पहन लिया और ऊपर से बनियान, जिसको आप गंजी कहते हैं बिहार में, वो उसको ऊपर से पहन लिया। लोगों ने कहा कि ये क्या किया। मंच पर मार्क्स को देखकर कई सवाल पैदा हो गए। कई पत्रकारों ने पूछा कि ये आपने क्या किया है। तब उन्होंने कहा कि जो दबा हुआ था वो ऊपर आ गया, जो कुचला हुआ था, जो पीड़ित था, जो कहीं ना कहीं परेशान था, अकुला रहा था अंदर, वो बाहर आ गया। और जब यह अकुलाहट बाहर आएगी तो निश्चित रूप से क्रांति होगी और फिर यही क्रांति समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, प्रगति का काम करेगा और यहीं से प्रगतिशीलता आएगी। आप समझ सकते हैं कि यही समानता वर्ग में, वर्ण में, जाति में, आप जिसको कहते हैं कि हर तरह से विभाजन जो बना हुआ था उसको सामान्य करने का प्रयास किया। किसने? प्रगतिवाद के साहित्यकारों ने। आपका सवाल आ सकता है कि आज भी समानता कहाँ है? आज भी तो कहीं ना कहीं भेद है, वर्ग में, वर्ण में, जाति में, संप्रदाय में, संस्था में, समूह में आज भी भेदभाव है। सच, भेदभाव है, क्योंकि पूरी तरह अगर ख़त्म हो जाता तो आज मैं प्रगतिवाद पे यहाँ बातचीत नहीं करता, क्योंकि प्रगतिवाद की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो जाती, उसकी आत्मीयता खत्म हो जाती, उसका एक अपना जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाता। लेकिन आज भी भेदभाव है। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ कि प्रगतिवाद ने उस भेदभाव के प्रति जागरूक किया और उसको समाज से कम करने का प्रयास किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह ख़त्म हो गया, अभी भी समाज में भेदभाव है, अभी भी परेशानी है, लेकिन कम करने का काम अवश्य हुआ है। आज आप कहें कि कोरोना समाप्त हो गया तो झूठ है। कोरोना कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। तो वैसे ही ये भी एक बीमारी है, भेदभाव जो अभी भी चल रहा है।
लेकिन प्रगतिवाद के रचनाकारों ने लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से जागरूक किया और कहा कि जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, संस्था, समूह या कोई व्यक्ति विशेष हो, वो कोई विशेष नहीं बल्कि सभी एक समान है। इसलिए साम्यवाद, मैं एक दिन चर्चा करूंगा कक्षा में, साम्यवाद क्या है और उसका क्या महत्व है, मार्क्सिज्म ने उसे क्यों अपनाया, क्यों उसको अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। मैं इस पर बातचीत करूंगा एक क्लास में, लेकिन आज केवल मैं ये कह रहा हूँ कि इसने पूरी संप्रदाय को एकजुट करने का प्रयास किया। आप जानते हैं पूरे विश्व में एक विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध, आपको मालूम होगा कि 1936 में भारत में प्रगतिवाद शुरू होता है और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो पूरे विश्व में एक युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसमें ये समानता, ये संप्रदाय को समान करने का व्यवहार जो चला, ये रचनाकारों के द्वारा हुआ। और ये रचनाकार प्रगतिवाद के रचनाकार थे जिन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। आप जानते हैं कि किस स्त्री का वर्णन निराला कर रहे हैं, तो वो इलाहाबाद के दोपहर में पत्थर तोड़ती हुई स्त्री जिसके बालों से पसीने टपक कर गाल पे आ रहे हैं और उसे मोती का नाम देते हैं। कहते हैं प्रगतिवाद ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में सौंदर्य तो ये है, ये जो मेहनत के पसीने टपक रहे हैं, इसे हम कहते हैं सौंदर्य। गुलाब, कमल, गोरापन, बड़ी बड़ी आँखें, घने बाल, ये सौंदर्यता के प्रतीक विराम लेने लगे, समाप्त होने लगे। और किसने सौंदर्य का रूप लिया? तो ये मोती झलक रहे हैं जो पसीने के, परिश्रम करती हुई स्त्री दिख रही है और किसान दिख रहा है, मजदूर है। इन तरह के लोगों में आप निराला को भी पढ़ रहे हैं, तोड़ती पत्थर, निराला को पढ़ रहे हैं किसान, पंत को पढ़ रहे हैं ताज। आप कहते हैं ना, ताज में पंत कह रहे हैं कि क्या किया तूने ये मखमली संगमरमर के महल बनाकर, कुछ झोपड़ियों में आज भी चूल्हे नहीं जला करते। कुल मिलाकर सभी रचनाकारों ने ये तय किया कि कुछ झोपड़ियों में आज भी खाना नहीं बन रहा है। ये ताजमहल की आवश्यकता नहीं बल्कि इस देश को घरों में चूल्हे और भोजन की आवश्यकता है। मित्रों, मैं प्रगतिवाद पे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इसने संप्रदाय को एक करने का प्रयास किया। और इसने इतना ही नहीं किया बल्कि आप कह सकते हैं कि कबीर जो भक्ति काल में कर रहे थे वो नागार्जुन कहा जाता है, दूसरे कबीर है नागार्जुन। तो दूसरे कबीर का मतलब कि जिसने कबीर ने जो काम किया, संप्रदाय को एक किया, सब लोगों को एक समान बनाया, एक समूह में एकजुटता में ला दिया, नागार्जुन भी वही काम कर रहे थे। इसीलिए इन्हें दूसरा कबीर, आधुनिक कबीर कहा जाता है। आपसे JRF या नेट में पूछा जाएगा कि आधुनिक कबीर किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को। ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये भी प्रगतिवाद में सबको समान करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया इन्होंने। बहुत लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा कि इसके लिए आप एक किताब पढ़ें। वो किताब हिंदी साहित्य का स्वरूप, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, आप उसे पढ़ें। या बच्चन की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये पढ़ें, प्रगतिवाद पूरी तरह समझ आएगा। मैं तो केवल आईना दिखाता हूँ, कुछ मिनटों में एक आईना दिखाने का काम मेरा है, बाकी का काम आप करें। जहाँ समझ नहीं आए मेरा नंबर है, आप संपर्क करें। क्लास जब कक्षाएँ चलेंगी तो सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बातचीत कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।